हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप? हाउ आर यू? सुहाल से તમારો कसा है तुम्ही के हालचाल केमो છો कैसेन बा? ठीक है बा। मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर अर्जुन एकेडमी में आपका शानदार जोरदार जबरदस्त स्वागत करता हूं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने 12th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन स्टार्ट कर दिया था। हमने हमने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में इनहेरिटेंस, हेरिडिटी, वेरिएशन, टाइप्स ऑफ वेरिएशन और जेनेटिक्स की बातें की। इनहेरिटेंस प्रोसेस है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। हेरिडिटी है ट्रांसमिशन या इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोजनी प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट के बीच में या प्रोजनी एज वेल एज पेरेंट के बीच में जो डिग्री ऑफ डिसिमिलरिटी होती है उसको हमने वेरिएशन नाम दिया। वेरिएशन एक रेंज में प्रेजेंट है किसी कैरेक्टर को लेकर। किसी गिवन पॉपुलेशन में कंटिन्यूअस वेरिएशन होगा और किसी गिवन पॉपुलेशन में कैरेक्टर को लेकर जो वेरिएशन है, डिसिमिलरिटी है, कंट्रास्टिंग फॉर्म में है। इधर ये कैरेक्टर होगा या फिर ये कैरेक्टर होगा, कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं है, तो हम उसको डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन नाम दिए। जेनेटिक्स, टर्म जेनेटिक्स विलियम बेटसन ने 1906 में दिया था। जेनेटिक्स इनहेरिटेंस और वेरिएशन के कंबाइन स्टडी को बोलते हैं। वीडियो लेक्चर आज का शुरू करते हैं। जेनेटिक्स इन ग्रीक जेनेसिस टर्म से बना है और जेनेसिस का मीनिंग होता है टू ग्रो और टू बिकम। ये पॉइंट रखते हुए बात आगे रखते हैं, थोड़ा सुनिएगा। यहां पर जेनेटिक्स ग्रीक वर्ड है इसका जेनेसिस, दैट मीन्स टू ग्रो और टू बिकम। बस इतना ही थोड़ा समझना है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन, ये चैप्टर को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। अब ये चैप्टर आगे बढ़ा रहा हूं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन 3 पार्ट में। सबसे पहले थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, ज्यादा डिटेल नहीं है। मेंडल के पहले जो साइंटिस्ट थे उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, उनका क्या आइडिया था फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। मेंडल के पहले वाले साइंटिस्ट क्या सोचते थे, क्या थॉट था, क्या आइडिया दिए कि कैसे कैरेक्टर इनहेरिट होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। हम प्री मेंडेलियन इनहेरिटेंस या प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी, प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी इन शॉर्ट बात करेंगे, ज्यादा डिटेल नहीं करना है। भर भर के जी भर के डिटेलिंग करना है, हमें समझना है, हमें इनहेरिटेंस के बारे में सबसे ज्यादा बातें, सबसे ज्यादा पॉस्टुलेट, प्रिंसिपल, थियरीज जिन्होंने दिया ग्रेगर जॉन मेंडल। तो हम ग्रेगर जॉन मेंडल का आइडिया, पॉस्टुलेट, प्रिंसिपल, रूल्स बिहाइंड द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, हेडिंग रहेगा मेंडेलियन इनहेरिटेंस या मेंडेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी या मेंडलिज्म के बारे में बहुत सारी बातें होंगी। उसके बाद मेंडल को गलत साबित करने वाले या बेटर टू से मेंडल के बाद जो साइंटिस्ट आए उनका क्या थियरी था, उनका क्या थॉट था, आइडिया था, पॉइंट ऑफ व्यू था इनहेरिटेंस को लेके। मेंडल ऐसा तो नहीं है कि वो जो है इनहेरिटेंस से रिलेटेड जो थियरीज दिए, जो रूल्स प्रिंसिपल्स दिए वो एकदम सही हो। मेंडल ने पी प्लांट पे काम किया और पी प्लांट से रिलेटेड उन्होंने प्रिंसिपल और थियरी दिया। ये बात हम आगे करने वाले हैं। क्या मेंडल की थ्योरी, प्रिंसिपल, रूल्स एक्सेट्रा, डिस्क्रिप्शन एक्सेट्रा यूनिवर्सल है, हर एक प्लांट हर एक एनिमल पर अप्लाई हो रहा है? मेंडल के बाद वाले साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके
इनहेरिटेंस से रिलेटेड जितनी भी बातें मेंडल को छोड़ के, मेंडल की बातों को, मेंडल के रूल्स को छोड़ के बाकी जितने भी जो है प्रिंसिपल रूल्स लॉज आए मेंडल के बाद, हम उसको पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस या पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी के नाम पर समझने वाले हैं। पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस या पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी, इसमें भी बहुत सारी बातें होंगी, बहुत ज्यादा बातें करेंगे हम। कहां पर मेंडल सही है, कहां पर मेंडल गलत है, मेंडल के किन जो है रूल्स लॉज प्रिंसिपल थियरीज को मेंडल के बाद वाले साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट किया, कहां कहां पर करेक्शन हुआ, बहुत सारी बातें होने वाली है। सो प्री मेंडेलियन इनहेरिटेंस, मेंडेलियन इनहेरिटेंस और पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस स्टार्ट कर रहा हूं। हेडिंग लिया, थोड़ा सा जो है समझेंगे। प्री मेंडेलियन इनहेरिटेंस, प्री मेंडेलियन इनहेरिटेंस, इसको हम एक और हेडिंग दे सकते हैं, प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी। बात समझिएगा ध्यान से। मेंडल के पहले जो साइंटिस्ट थे, बड़ा अजीबोगरीब थॉट था उनका, बहुत ही काइंड ऑफ अनएक्सेप्टेबल थॉट था। कुछ भी बोले, बट थे तो साइंटिस्ट, बोले तो बोले। जैसे एरिस्टोटल, थियोफ्रास्टस, पाइथागोरस, डार्विन, माउपार्टियस, स्वामर्डन, ये सारे साइंटिस्ट अलग अलग थ्योरी दिया, अलग अलग जो है कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को लेके फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन, क्या कंडीशन, कैसे ट्रांसफर, कैरेक्टर कैसे पास ऑन होता है, बातें रखी। प्री मेंडेलियन इनहेरिटेंस को अगर हम एक लाइन में बोलना चाहें तो हम बोलेंगे प्री मेंडेलियन इनहेरिटेंस का थियरी था थियरी ऑफ ब्लेंडिंग, थियरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, या सिंपली प्री मेंडेलियन इनहेरिटेंस में जो साइंटिस्ट ने इनहेरिटेंस को लेके बातें की, उनका बोलना था कैरेक्टर पेरेंट से प्रोजेनी में जब जाते हैं तो प्रोजेनी में पेरेंट के कैरेक्टर मिक्स होके जाते हैं। ब्लेंडिंग, ब्लेंड होना, मिक्स अप होना। प्री मेंडेलियन इनहेरिटेंस में, प्री मेंडेलियन एरा में जो भी साइंटिस्ट आए उन्होंने बोला ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर ऑफ पेरेंट्स टू द प्रोजेनी द कैरेक्टर ऑफ पेरेंट्स गेट मिक्स्ड इन द प्रोजेनी। इस थ्योरी को हम थियरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस बोलते हैं। बस इतनी बातें हमें समझना है। बाकी पाइथागोरस का क्या थियरी अलग से था, एरिस्टोटल का क्या थियरी अलग से था, डार्विन क्या सोच रहे थे, उनका क्या थियरी था, स्वामर्डम या माउपार्टियस ने क्या बोला, वो हमें डिटेल में नहीं समझना है। वेल, इतना हम आपको हाईलाइट करते हुए चलेंगे आगे। अजीबोगरीब थॉट था। कोई साइंटिस्ट बोल रहे थे कि पेरेंट के बॉडी में फ्लूइड वेपर होता है, पेरेंट के बॉडी में फॉर्मेशन होता है फ्लूइड वेपर या वेपर फ्लूइड, जो कि मिक्स होके प्रोजेनी में जाता है, ऐसे प्रोजेनी पैदा होते हैं। बात पकड़ेगा। कोई साइंटिस्ट का यह मानना था कि फीमेल में इंप्योर ब्लड का फॉर्मेशन होता है, जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है उसको इंप्योर ब्लड कंसीडर किया, और मेल में जो सीमेन होता है उसको प्योर ब्लड माना, और बोला कि जो है इनके मिक्स होने से जो है प्रोजेनी पैदा होते हैं। कोई कोई साइंटिस्ट तो ये बोल रहे थे कि ओवम और स्पर्म सेल में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इमेच्योर फॉर्म में। ओवम कंटेन इमेच्योर ऑर्गेनिज्म, स्पर्म कंटेन इमेच्योर ऑर्गेनिज्म, और इनकी मेच्योरिटी के लिए इनका फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनेगा, जाइगोट में ट्रिगर होता है इमेच्योर ऑर्गेनिज्म का। ये सारी बातें तो एक्सेप्टेबल नहीं है। बात तो थोड़ा सुनिए। वन लाइन कॉन्सेप्ट ऑफ प्री मेंडेलियन इनहेरिटेंस मैंने बताया, थियरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस,
जहां पर पेरेंट के कैरेक्टर मिक्स हो जाते हैं प्रोजनी में, एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ड्रॉबैक तो देखिए, अगर हम प्री मेंडेलियन इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस मिक्सअप को एक्सेप्ट करें तो कभी भी यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म आ ही नहीं सकते। एक मेल पेरेंट है, एक फीमेल पेरेंट है, लॉ जो है थियरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस बोल रहा है कि मेल और फीमेल पेरेंट के कैरेक्टर मिक्स होके जाएंगे प्रोजनी में, या प्रोजनी में मिक्स होके जो है ट्रांसफर होते हैं। तो ऐसे में प्रोजनी हमेशा और हमेशा हमेशा और हमेशा बाइसेक्सुअल ही प्रोड्यूस होगा। मिक्सअप थियरी है ना, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस बोल रहा है ना, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म आना ही नहीं चाहिए, बट आते हैं। यूनिसेक्सुअलिटी को हम जो है थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस के थ्रू नहीं समझा सकते हैं। दूसरा, अगर मैया गोरी है और बापू काला है, ठीक है, अगर आपको अजीब लग रहा है, गलत लग रहा है, तो आप बापू को गोरा कर दो, मैया को काला कर दो। थोड़ा सुनिएगा, एक पेरेंट फेयर है और दूसरा पेरेंट डार्क है। थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस अगर हम कंसीडर करें तो प्रोजनी हमेशा, जितने भी प्रोजनी हो वो इंटरमीडिएट स्किन कलर के होंगे, बट एक पेरेंट फेयर, दूसरा पेरेंट डार्क, और उसके जितने भी प्रोजनी होते हैं उसमें रेंज ऑफ स्किन कलर होता है। स्किन कलर को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे समझाएंगे प्री मेंडेलियन इनहेरिटेंस वाले साइंटिस्ट। जो कैरेक्टर रेंज में प्रेजेंट होते हैं, जो कैरेक्टर डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन शो कर रहे हैं, बताइए तो सही, वहां पर कैसे अप्लाई होगा थियरी ऑफ मिक्सअप, थियरी ऑफ ब्लेंडिंग। एटविस्टिक कैरेक्टर, एटविज्म या एटविस्टिक कैरेक्टर, कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो पेरेंट में नहीं होते हैं लेकिन प्रोजेनी में अपीयर होते हैं। कुछ ऐसे प्रीवियस जनरेशन के कैरेक्टर होते हैं जो इमीडिएट पेरेंट में नहीं मिलते हैं लेकिन प्रोजेनी में अपीयर होते हैं। ऐसे कैरेक्टर को हम एटविस्टिक कैरेक्टर, ATAVISTIC एटविस्टिक कैरेक्टर बोलते हैं। थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग दोनों पेरेंट के कैरेक्टर मिक्सअप होके आएंगे, एक्सप्रेस होंगे, अपीयर होंगे इन द प्रोजेनी, लेकिन पेरेंट में, दोनों पेरेंट में कैरेक्टर है ही नहीं। वो जो अपीयर हुआ अभी अभी इन द प्रोजेनी, वो कैरेक्टर किसी ग्रैंड पेरेंट में थे और प्रोजेनी में आ गए। कैसे जो है लॉ ऑफ थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस इसको प्रूफ करेगा। जैसे स्मॉल टेल का फॉर्मेशन बेबीज में कभी कभी दिखने को मिलता है, कभी कभी ईयर पिन्ना को प्रोजेनी मूव कर सकते हैं, मूविंग ऑफ ईयर पिन्ना। पेरेंट का ईयर पिन्ना मूवेबल नहीं है, पेरेंट में जो है स्मॉल टेल का कैरेक्टर नहीं आया था, लेकिन स्मॉल टेल और मूवमेंट ऑफ ईयर पिन्ना प्रोजेनी में आया। एटविस्टिक कैरेक्टर कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा, तो जस्ट जान लीजिए प्री मेंडेलियन इनहेरिटेंस में साइंटिस्ट क्या सोच रहे थे। इम्प्योर ब्लड फीमेल के बॉडी में बनता है, प्योर ब्लड मेल के बॉडी में बनता है। मेल के स्पर्म को जो है प्योर ब्लड कंसीडर किया, मिक्स होकर प्रोजेनी में आते हैं। प्री फॉर्मेशन थ्योरी, स्पर्म और ओवम में ऑलरेडी इमेच्योर फॉर्म में जो है प्रोजेनी या ऑर्गेनिज्म जो है या ऑफस्प्रिंग इमेच्योर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। फर्टिलाइजेशन उसको मेच्योर बनाता है। ऐसी बातें रखी प्री मेंडेलियन एरा वाले साइंटिस्ट ने, ठीक है। तो बात मेंशन किया जाए यहां पर, साइंटिस्ट लाइक पाइथागोरस, एरिस्टोटल, थियोफ्रास्टस, स्वामर्डम, मौपाटियस, डार्विन एक्सेट्रा, डार्विन एक्सेट्रा gave
theory of blending inheritance. Theory of blending inheritance. According to this theory, characters of parents get blend or mixed up during inheritance in their progenies. सिर्फ इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा इसके बारे में बातें करके कोई फायदा नहीं। ठीक है, बस समझना है, जानना है कि मेंडल के पहले, मेंडल तो सबसे ज्यादा फेमस हुए हैं, मेंडल के पहले साइंटिस्ट को क्या पता था कि इनहेरिटेंस नाम की चीज होती है, और पता था तो उनको क्या पता था, उनको पता था ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, कैरेक्टर ऑफ पेरेंट ड्यूरिंग ट्रांसफर या ड्यूरिंग इनहेरिटेंस, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ड्यूरिंग क्वाइटस गेट मिक्स्ड, एंड जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होगा उन प्रोजेनी में दोनों पेरेंट के कैरेक्टर मिक्स होके ब्लेंड फॉर्म में जाएंगे। ठीक है, इरेज करते हैं इसको, ड्रॉबैक्स की बातें कर लेते हैं। सो ड्रॉबैक्स ऑफ प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी, यहां पर unisexuality cannot be explained by blending theory of inheritance। पहला हो गया। दूसरा हमने बोला blending theory of inheritance can not explain characters which show continuous variation। For example, skin color। ठीक है, one parent is dark and other parent, male parent is dark, female parent is fair, ऐसा लिख सकते हैं, other parent is fair। ठीक है, according to blending theory, all the progenies of this parent should have intermediate, बीच वाला कलर, intermediate skin color, but actually there is a range of skin color या different kinds of skin color बोल दो, different kind of skin color seen in progenies। ये तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक पेरेंट के जो है 2, 3, 4 प्रोजेनी जो हैं
लेट इट बी प्लांट, एनिमल, कहीं पर सॉरी ह्यूमन या अदर एनिमल के लैंग्वेज में स्किन कलर अलग अलग होता है। लायन या टाइगर वगैरह कभी ऑब्जर्व करिए, पैंथर एक्सेट्रा, तो जो है पैरन के जो कलर है उससे टोटली डिफरेंट कलर आ जाता है। कभी लायन का स्किन व्हाइट कलर का हो जाता है, टाइगर का स्किन व्हाइट कलर का हो जाता है जो नेचुरली नहीं होता है, ब्लैक पैंथर आ जाता है जो नेचुरली नहीं एग्जिस्ट करता है। तो ये तो एक जस्ट बात बोल रहा हूं। वैसे भी जो है एक डॉग ले लीजिए, एक डॉग के जो है अगर 6 to 7 पपीज हैं तो हर एक का जो है स्किन कलर आप देखिए, एक डॉग के कितने जो है सारे प्रोजेनीज के 6 to 7 प्रोजेनीज के स्किन कलर बहुत ज्यादा अलग अलग होते हैं। तो ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस कहां हो रहा है, ठीक है। और यहां पर एक और ले लेते हैं, देयर आर certain characters, there are certain characters which are not present in the parents, but these were present in grandparents can appear in the progenies called atavistic characters. For example, presence of small tail in baby, ठीक है, मूवमेंट ऑफ ईयर पिन्ना, ठीक है। यहां पर तो ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस नहीं चल रहा है ना, क्योंकि ये कैरेक्टर तो पेरेंट में है ही नहीं। हाँ, प्रीवियस जनरेशन के पेरेंट में थे, तो ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस तो ये बोल रहा है कि पेरेंट के कैरेक्टर मिक्स होके जाते हैं इन द प्रोजेनी। पेरेंट के पास जब वो कैरेक्टर है नहीं, मिक्स होने की बात ही नहीं आ सकती, प्रोजेनी में ये कैरेक्टर आए तो कैसे आए, एटेविज्म, एटेविस्टिक कैरेक्टर, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट मैं यहां पर रखना चाहूंगा, ड्रॉबैक या थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस को ना एक्सेप्ट करने के लिए। थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस एक जगह आगे आएगा, थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस 100% तो रॉन्ग नहीं है, आएगा। हम जो है पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस में जो है बात करेंगे, पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस में इनकम्प्लीट डोमिनेंस के नाम पर थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस जस्टिफाई करेंगे हम, नॉट टू वरी, बट ये एक्सेप्टेबल नहीं है, हर जगह अप्लीकेबल नहीं हो सकता। बात आगे बढ़ा रहे हैं, चैप्टर को आगे ले चल रहा हूं। अब चैप्टर में हम एक्चुअली एंट्री करने वाले हैं। अब तक को यहां वहां जहां तहां की बातें कर रहे थे, माहौल बना रहे थे, माहौल बन गया। मेंडल के पहले लोग क्या सोचते थे पता चल गया। जो मेन साइंटिस्ट सबसे ज्यादा फेमस हुए इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर कैसे होता है, कैसे जो है कैरेक्टर प्रोजेनी में एक्सप्रेस होते हैं, क्या प्रिंसिपल है, जिन्होंने दिया सर ग्रेगर जॉन मेंडल। 1822 से 1884 इनका जो है लाइफ है। बहुत सारी बातें होंगी। अब यहां से जो है चैप्टर शुरू हो गया है, मतलब अब यहां से क्वेश्चंस भी बनेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, हम बातें करते रहेंगे। तो आप मेंटली रेडी हो जाइए। हेडिंग लिया हमने यहां पर मेंडेलियन इनहेरिटेंस, बेटर टू से मेंडेलियन concept of heredity, वन वर्ड में नाम दीजिए तो सिंपल, इतना लंबा चौड़ा ना बोल के मेंडलिज्म,
मेंडलिज्म, मेंडेलियन इनहेरिटेंस, मेंडेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी या मेंडलिज्म। मेंडलिज्म सिंपल है, मेंडल जो कुछ भी किए, जो कुछ भी बताए, जो कुछ भी बोले, जो कुछ भी कहा, जो मेंडल से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो है मेंडलिज्म। मेंडल ने जो किया, थोड़ा सुनिएगा, मेंडलिज्म को मैं बोल सकता हूं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय मेंडल ऑन जेनेटिक्स, description given by Mendel for mechanism of inheritance, and postulates and principle given by Mendel for inheritance। जेनेटिक्स से रिलेटेड जो भी उन्होंने काम किया, इनहेरिटेंस को समझाने के लिए जो कुछ भी डिस्क्रिप्शन दिए, और इनहेरिटेंस से रिलेटेड जो भी प्रिंसिपल, पॉस्टुलेट्स, रूल दिया, कलेक्टिवली मेंडलिज्म बोला जाएगा। वैसे तो जो है लॉज, ये टर्म मेंडल से रिलेटेड मेंडल के बाद वाले साइंटिस्ट ने यूज किया है। मेंडल ने अपना काम फिनिश किया और अपने काम के लिए उन्होंने प्रिंसिपल और पॉस्टुलेट टर्म यूज किया। लॉज ऑफ मेंडलिज्म या लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, ये सारी बातें हम आगे बताएंगे। ये जो है मेंडल के जाने के बाद मेंडल का वर्क जो है रीडिस्कवर हुआ। ऐसी स्टोरी आगे आने वाली है, तो थोड़ा जो है धीरज और धैर्य और पेशेंस रखिए, बात ले चल रहे हैं। मैंने बोला एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड बाय मेंडल related to genetics, description given by Mendel for mechanism of inheritance, principles and postulates given by Mendel related to inheritance of characters, called Mendelism। तो सुनिएगा, 22 जुलाई 1822 की बात है। 22 जुलाई 1822 की बात है। ऑस्ट्रिया के सिलेसिया विलेज में, हिंजेनडॉर्फ सिटी है, लिखेंगे हम, जो है बड़ा अजीब सा नाम है, ठीक है। हिंजेनडॉर्फ ऑफ ऑस्ट्रिया एट सिलेसिया विलेज। एक फार्मर के यहां इनका बर्थ हुआ, गरीब फार्मर। जैसे हर एक फेमस लोगों की स्टोरी थोड़ा स्ट्रगल टाइप का होता है, वैसे कुछ मान सकते हैं, कुछ खास स्ट्रगल नहीं है। बहुत ही शानदार ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, बहुत ही जबरदस्त स्टूडेंट थे। स्टार्टिंग में ये जो है फिलॉसफी और साइकोलॉजी के बारे में इन्होंने स्टडी किया। फिलॉसफी और साइकोलॉजी में इन्होंने जो है स्टडी किया। बाद में ये अगस्तियन मोनार्की, नॉट मोनार्की, अगस्तियन मॉन्स्टेरी इन जनरल, जैसे चर्च बोल सकते हैं, ठीक है। अगस्तियन मोनेस्ट्री में एज मॉन्क काम करने लगे। ये जो है मेरे जैसे उस जमाने में टीचर भी थे, पढ़ाते भी थे। लाइफ के जो है मिड एज में ये साइंस के बारे में भी नॉलेज लिया, साइंस भी स्टडी किया। मैथ से बहुत ज्यादा लगाव था इनका, बॉटनी भी, जूलॉजी भी पढ़ा इन्होंने। शुरू किया द ग्रेट एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट, द ग्रेटेस्ट एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट 1856। टाइम आया 1856। मॉनेस्ट्री के पास में एक
गार्डन टाइप का एरिया था। उस गार्डन में इन्होंने पी प्लांट के 2 डिफरेंट वैरायटी को देखा। दिमाग में खुजली हुई मेंडल के, जिसका जो है रिजल्ट ये है कि हम मेंडल के बारे में भर भर के बातें करने वाले हैं। दिमाग में क्या खुजली हुई और उस खुजली को मिटाने के लिए मेंडल ने क्या क्या किया, क्या क्या चीजें सामने रखी, हम पढ़ेंगे, हम समझेंगे। जो है मोनेस्ट्री के पास में, चर्च के पास में जहां पर ये मॉन्क थे, गार्डन था। गार्डन में 2 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ पी प्लांट दिखा और 7 इयर्स तक इन्होंने पी प्लांट पर काम किया। 1856 से लेके 1863 तक काम किया। इनहेरिटेंस से रिलेटेड पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया। प्रिंसिपल और पॉस्टुलेट दिए रिलेटेड टू इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। सेवरल जनरेशन ऑफ पी प्लांट पर काम किया, बताएंगे हम। थोड़ा सुनिएगा, थोड़ा बीच में दुख भरी कहानी बात रख रहा हूं मैं। द वर्क ऑफ मेंडल को मेंडल ने पेपर में लिखा। पेपर का टाइटल था, मेंडल के पेपर का टाइटल था, मेंडल के वर्क का टाइटल लिखा मेंडल ने, एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। मेंडल ने अपने वर्क को पेपर में लिखा, पेपर का टाइटल दिया गया था एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। 1865 में 2 मीटिंग्स ऑफ, नीड योर अटेंशन, 1865 में 2 मीटिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इन ब्रून, जगह का नाम है, ठीक है, इन ब्रून। अब तो ये जो है किसी अलग कंट्री, अलग को बिलोंग करता है, उस समय ब्रून जो है पार्ट, जो है जगह का नाम था। नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी कॉन्फ्रेंस होता है जहां पर जो है साइंटिस्ट अपने जो है थॉट्स को, अपने एक्सपेरिमेंट्स को, अपने कंक्लूजन को, अपने रिजल्ट्स को जो है रखते हैं। कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट इकट्ठे होते हैं। तो 2 मीटिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इन ब्रून में इनके पेपर को पढ़ा गया, रीड किया गया। 1866 में इनका जो पेपर था एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन पब्लिश हुआ। नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, नॉट ऐसा बोले पकड़िएगा, एनुअल प्रीसीडिंग ऑफ नेचुरल साइंस सोसाइटी, प्लीज समझिएगा। इनका पेपर रीड किया गया नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इन ब्रून 1865 में। इनके पेपर को पब्लिश किया, मैगजीन बोल दीजिए या जर्नल बोल दीजिए, जिसका टाइटल था, जिसका नाम था एनुअल प्रीसीडिंग ऑफ नेचुरल साइंस जो है सोसाइटी इन ब्रून, पब्लिश किया गया 1866 में। दुख भरी कहानी, किसी ने भी इनको भाव नहीं दिया, जरा भी भाव नहीं मिला, वेटेज मिला ही नहीं इनको इनके काम के लिए। 1866 में इनका पेपर पब्लिश हुआ, एनुअल प्रीसीडिंग ऑफ नेचुरल साइंस सोसाइटी मैगजीन या जर्नल में। 1866 से लेके जब तक ये जिंदा थे इनको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला, इनके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया, इनकी बातों को सबने इग्नोर किया। हताशा, निराशा, सब कुछ इनको मिला। 1884 में ड्यू टू किडनी डिसऑर्डर इनका डेथ हुआ। जब तक जिंदा थे काम किया 7 साल, नाम कुछ भी नहीं कमाया। 1884 में इनका डेथ हुआ। इनके डेथ के पहले इनको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला। नो वन पेड एनी अटेंशन टू हिज वर्क। बात आई इनके मरने के 16 ईयर्स के बाद, या इनका जो पेपर पब्लिश हुआ 1866 में इन द मैगजीन या इन द जर्नल
एनुअल प्रीसीडिंग ऑफ नेचुरल साइंस सोसाइटी में इनका काम पब्लिश हुआ, फिर भी कोई अहमियत, कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला। 1866 में पेपर पब्लिश होने के 34 इयर्स तक कोई पहचान नहीं मिला, किसी को नहीं पता चला, किसी ने इनकी बात को नहीं माना, नहीं सुना, नहीं एक्सेप्ट किया। जानना तो चाहोगे क्या रीजन था, बताएंगे आगे हम। तो दो चीजें जो है ध्यान दीजिएगा। 34 इयर्स आफ्टर पब्लिशिंग ऑफ हिज वर्क इन द एनुअल प्रीसीडिंग ऑफ नेचुरल साइंस सोसाइटी, या 16 इयर्स आफ्टर हिज डेथ, 1884 में इनका डेथ हुआ था। थोड़ा जोड़िए, 1884 से 16 ईयर कितना हो जाएगा, या 1866 से 34 ईयर कितना हो जाएगा, 1900। बहुत अच्छे साइंटिस्ट, 3 इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट, बहुत ही ऑनेस्ट, शानदार साइंटिस्ट, बहुत ही ऑनेस्ट थे। मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया, ऑनेस्टी तो देखिए। और ये तीनों साइंटिस्ट मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया, साथ में ये तीनों साइंटिस्ट अलग अलग जो है एक्सपेरिमेंटल मटेरियल पर काम भी किया, और पाया कि मेंडल ने जो कुछ भी बोला वो अप्लाई होता है। मेंडल को ऑनर करने के लिए, मेंडल के सम्मान में, मेंडल को फेमस बनाने के लिए ये तीनों ऑनेस्ट साइंटिस्ट ने मेंडल के वर्क को जो रीडिस्कवर किया 1900 में, पब्लिक के सामने मेंडल के नाम पर ही इन्होंने मेंडल की बातें बताई। चाहते तो जो है मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया, थोड़ा मॉडिफाई किया इन्होंने, थोड़ा यहां वहां कट किया, कुछ चीजें ऐड की, और मेंडल के नाम पर पब्लिश ना करके खुद का भी नाम, बट टू ऑनर मेंडल, इन्होंने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया, मॉडिफाई किया, सजाया, डेकोरेट किया, कुछ चीजें हटाया, कुछ चीजें मॉडिफाई किया, कुछ बातें अपनी तरफ से जोड़ा, और मेंडल के नाम पर मेंडल के वर्क को सारे दुनिया में फैलाया। याद रखिएगा, आगे हम जो मेंडल की बातें, मेंडल के एक्सपेरिमेंट, मेंडल के प्रिंसिपल, पोस्टुलेट, डिस्क्रिप्शन समझने वाले हैं। है तो मेंडल का, लेकिन वो मेंडल की आवाज में ना सुन के, मेंडल के नजरिए से ना समझ के, हम उसको रीडिस्कवर्ड नजरिए में, रीडिस्कवर्ड आवाज में, 3 इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट के लैंग्वेज में समझेंगे। तो मेंडल का ये जो मैंने लाइफ हिस्ट्री बताया जानना जरूरी है। पूछते हैं, बात आगे रखता हूं, थोड़ा सुनिएगा। यहां पर ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, born in 22 July 1822 in Hingendorf, Austria. हिंजेनडॉर्फ ऑस्ट्रिया कंट्री है। एट सिलेसिया विलेज इन अ फार्मर फैमिली। वेरी वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। कुछ 21 इयर्स के आसपास में ये मॉन्क बन गए, जिसको हम फादर या प्रीस्ट से जो है कंपेयर कर सकते हैं। तो सुनिएगा, ही बिकेम मॉन्क इन ऑगस्टियन मोनेस्ट्री इन ऑस्ट्रिया। ठीक है, पॉइंट यहां पर मेंशन कर देते हैं। इन 1847 मिड एज में अपने जो है वहां से बात रख रहा हूं। हाँ ठीक है, स्टार्टिंग में भी जो है मॉन्क थे, फिर बीच में जो है थोड़ा ब्रेक लिया, जो है साइंस से रिलेटेड पढ़ाई की, मैथ, बॉटनी, जूलॉजी एक्सेट्रा से रिलेटेड बाद में इनको भेजा गया। जो है कंट्री का नाम है वियना, VIENNA। वहां पर ये मॉन्क बनने के थोड़े टाइम के बाद पढ़ाई भी किया। वापस से जो है 1847 में मॉन्क, ठीक है, मॉन्क में थोड़ा हाई रैंक का पोस्ट इनको मिला मॉनेस्ट्री में।
मॉनेस्ट्री में इनको हाई रैंक का पोस्ट मिला 1847 में। थोड़ा सुनिएगा, ही स्टडीड लिख देते हैं यहां पर, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, PSY, साइकोलॉजी, इवन मैथ, बॉटनी एक्सेट्रा। सिर्फ इतना ही जानना है। बर्थ का जो है डेट और ईयर, ऑस्ट्रिया कंट्री, मॉन्क के जैसा काम कर रहे थे अगस्तियन मोनेस्ट्री में। मोनेस्ट्री सिंपल चर्च से जो है इसको हम रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, इतना ही जानना है। अब बात आगे रखते हैं इरेज करके। तो सुनिएगा, बात रख रहे हैं इन ईयर 1856, 57, ठीक है, ये कॉम्बो लेते हैं। इन ईयर 1856-57 he started his greatest experiment on pea plant। कौन सा पी प्लांट? गार्डन पी प्लांट। कौन सा पी प्लांट? एडिबल पी प्लांट। कौन सा पी प्लांट? जिसका साइंटिफिक नेम पाइजन सटाइवम है। ठीक है, आगे एक और पी प्लांट आएगा जिसको स्वीट पी प्लांट हम नाम देंगे। आगे ये भी एक्सपेरिमेंट में यूज हुआ है, पोस्ट मेंडेलियन वाले एक्सपेरिमेंट में, लैथाइरस ओडोराइटस के नाम पर हम बताएंगे। ठीक है, he performed experiment on pea plant for 7 years, 1856 से लेके 1863 तक। ठीक है, तो सुनिएगा, आगे बात मेंशन कर रहे हैं। ही रोट हिज वर्क इन पेपर टाइटल्ड एज experiments in plant hybridization। एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। थोड़ा बात सुनिएगा। दिस पेपर was read in 2 meetings of Natural History Society ठीक है, 1865 इन ब्रून। फिर सुनिएगा, his paper was published in मैगजीन समझने के लिए बोल दीजिए या जर्नल, इन मैगजीन या जर्नल, जिसका नाम था एनुअल प्रीसीडिंग्स ऑफ नेचुरल साइंस सोसाइटी, 1866 अगेन इन ब्रून। ठीक है, कहीं कहीं पर जो है पेपर का पब्लिश और पेपर का रीडिंग दोनों 1865 कंसीडर करते हैं,
बट 1866 हम लेके चलेंगे, ठीक है। पेपर पब्लिश कब हुआ? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1866 कंसिडर होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। 1866 नहीं, सॉरी 1865, ठीक है, पब्लिशिंग ऑफ पेपर, पब्लिशिंग ऑफ पेपर। तो ये इतनी बातें हमें मेंडल के बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। इनके पेपर का नाम या इनके काम का नाम क्या था? एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। मीटिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में साइंटिस्ट के सामने दो बार रीड किया गया 1865 में, और इनके काम को पब्लिश किया गया एनुअल प्रीसीडिंग ऑफ नेचुरल साइंस सोसाइटी। इरेज करते हैं, बात आगे मेंशन कर रहे हैं, थोड़ा सुनिएगा। मेंडल डाइड इन 1884 ड्यू टू किडनी डिसऑर्डर, ठीक है, थोड़ा सुनिएगा। मेंडल did not get any recognition for his work. No one paid attention to him and his work. किसी को कोई मतलब नहीं था, किसी ने कोई भाव नहीं दिया। रीजंस हैं, अच्छे खासे रीजंस हैं भाव ना मिलने का। मेंडल को मेंडल के काम की तारीफ नहीं मिली, मेंडल को मेंडल के काम के लिए पॉपुलैरिटी नहीं मिली। बाद में क्यों मिली उसका भी रीजन हम बताएंगे। वेल मेंशन करते हैं यहां पर रीजंस बिहाइंड नॉन रिकॉग्निशन, रीजंस बिहाइंड नॉन रिकॉग्निशन। पहला वाला रीजन सॉलिड रीजन है, नॉट यूजफुल रीजन है बट वेरी सॉलिड रीजन बोल सकते हैं। कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी। इनके समय में 1865 की बात हो रही है, 1865 मिड 19th सेंचुरी की बात हो रही है। कम्युनिकेशन फैसिलिटी वॉज वेरी पुअर एट दैट टाइम, कम्युनिकेशन वॉज नॉट इजी। साइंटिस्ट आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे। इनके काम को जो है दूर दूर तक पब्लिक को पहुंचाने के लिए कम्युनिकेशन फैसिलिटी नहीं था। आज का समय नहीं था, आज का समय कितना एडवांस है, बात समझिएगा। इनके जमाने में मेंडल के जमाने में जब मेंडल ने काम किया, व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था, ट्विटर नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, स्काइप नहीं था और टिकटॉक भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। आजकल तो जो है कुछ भी किसी ने बोला वायरल हो जाता है, कब फेमस हो जाता है कब पता ही नहीं चलता। वेल उसी समय का मैं भी वेट कर रहा हूं। इस वीडियो लेक्चर को बनाते समय मैंने बहुत सारे वीडियो लेक्चर बनाए। मेरा भी उम्मीद है कि मुझ अर्जुन एकेडमी बेस्ट इन बॉटनी चैनल भी वायरल हो, फेमस हो, तो यूज कर सकते हैं आप अपने सोशल अकाउंट्स को अर्जुन एकेडमी बेस्ट इन बॉटनी चैनल को फेमस करने के लिए। मेंडल के जमाने में तो सोशल मीडिया नहीं था, इस समय तो सोशल मीडिया है। यूज करिए, जी भर के भर भर के अर्जुन एकेडमी बेस्ट इन बॉटनी को सपोर्ट करिए लोगों तक पहुंचने के लिए। वेल यहां मेंडल के बारे में बात किया जाए तो कम्युनिकेशन वाज पुअर और देयर वाज वेरी लेस पब्लिकेशन ऑफ, या नॉट पब्लिकेशन, देयर वाज वेरी लेस सर्कुलेशन ऑफ द एनुअल प्रीसीडिंग ऑफ नेचुरल साइंस सोसाइटी। बहुत कम सर्कुलेट हुआ। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग साइंटिस्ट को कन्विंस करने के लिए, समझाने के लिए, जनता या पब्लिक तक बात पहुंचाने के लिए
इनका काम जिस मैगजीन में, जिस जर्नल में पब्लिश हुआ, एनुअल प्रीसीडिंग ऑफ नेचुरल साइंस सोसाइटी, उसका सर्कुलेशन बहुत कम था, बहुत कम सर्कुलेट हुआ यहां वहां, तो इसकी वजह से रिकॉग्निशन नहीं मिला। दूसरा बड़ा खतरनाक, बहुत 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 एडवांस थे मेंडल। मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था उनके समय से बहुत आगे था। जो और साइंटिस्ट थे सबको बाउंस जा रहा था इनकी बातें, क्योंकि इनका वर्क, इनका एक्सपेरिमेंट अहेड ऑफ टाइम था। बताएंगे हम आगे। मेंडल का वर्क अहेड ऑफ टाइम था, और मेंडल का तरीका, मैनर भी बड़ा शानदार था, नॉट एक्सेप्टेबल था। लोगों को इनका काम करने का तरीका भी नहीं समझ में आया। कौन सा तरीका? इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में स्टैटिस्टिकल टूल्स और मैथमेटिकल लॉजिक्स यूज किया। बायोलॉजी में मैथ और स्टैटिक्स यूज करना उस समय के बायोलॉजिस्ट के समझ से परे था, भाव नहीं मिला। जब मेंडल लोगों को, साइंटिस्ट को और पब्लिक को अपने काम के बारे में बता रहे थे, उस समय जो दुनिया थी वो रॉक्ड थी, रॉक्ड। उस समय जो दुनिया थी, दुनिया उस समय वर्ल्ड या बोल दो या साइंटिस्ट या पब्लिक के ऊपर हैंगओवर था चार्ल्स डार्विन का। डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इन्हीं के समय दिया। 1859 में उनका एक बुक आया, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। पब्लिक, बाकी के साइंटिस्ट घुस गए, हैंगओवर था पब्लिक और अदर साइंटिस्ट पर डार्विन के थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का, डार्विन के बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का बोलबाला था। इनके काम पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। कम्युनिकेशन वॉज पुअर, लेस सर्कुलेशन ऑफ एनुअल प्रीसीडिंग ऑफ नेचुरल साइंस सोसाइटी। Mendel used statistical tools and mathematical logics not accepted by the biologist. The world was rocked by the theory of by the Darwin's theory of evolution and his book Origin of Species in 1859. अब सुनिए, मेंडल ने जो बातें की, इन बातों को हम आगे डिटेल में समझने वाले हैं। मेंडल ने क्या बातें की, क्या समझाना चाहे, क्या बताना चाह रहे थे, क्या कन्विंस करवाना चाह रहे थे अदर साइंटिस्ट को। इन्होंने बोला देयर इज समथिंग प्रेजेंट इन पेरेंट जो पास होता है इन द ऑफस्प्रिंग, और यही समथिंग कैरेक्टर को इनहेरिट करता है। मेंडल ने इसको फैक्टर नाम दिया। देयर इज समथिंग प्रेजेंट इन द पेरेंट कॉल्ड फैक्टर। फैक्टर पेयर में एग्जिस्ट होता है जिसको अलील नाम देते हैं। फैक्टर एक डिस्क्रीट यूनिट होता है। फैक्टर ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस अनब्लेंड होता है, मिक्स नहीं होता है। ये सारी बातों के थ्रू, इन सारे टर्म्स के थ्रू ये अपने जो है बाकी के साइंटिस्ट को अपना एक्सपेरिमेंट समझाना चाहते थे। अनब्लेंडिंग ऑफ फैक्टर, फैक्टर स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी ऑफ फैक्टर, ये जो कैरेक्टर को पेरेंट से प्रोजेन में ट्रांसफर करने वाला समथिंग है, ये बिना चेंज हुए जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास हो रहा है। कोई नहीं मान रहा था, क्योंकि उस समय के साइंटिस्ट बोल रहे थे कि अगर फैक्टर अनब्लेंड रहता है, अगर फैक्टर जो है अनचेंज्ड स्टेबल रहता है, तो मेंडल इसके थ्रू आप हमें ये जो कंटिन्यूअस वेरिएशन पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेके देखने को मिलता है, कैसे समझाओगे? नहीं समझा पाए। सो मेंडल्स थ्योरी ऑफ फैक्टर, मेंडल्स थ्योरी ऑफ लीव्स या पेयर ऑफ फैक्टर, मेंडल्स थ्योरी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फैक्टर, अनब्लेंडिंग ऑफ फैक्टर, डिस्क्रीट यूनिट ऑफ फैक्टर नहीं समझ, जो है बाकी के साइंटिस्ट नहीं समझ पाए। और उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि इन सब थ्योरी के थ्रू, थ्योरी ऑफ फैक्टर, थ्योरी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फैक्टर, थ्योरी ऑफ अनब्लेंडिंग ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर या अलील,
एक्सेट्रा के थ्रू आप ऐसे कैरेक्टर को समझाओ जो रेंज में प्रेजेंट होते हैं। इन सब से मेंडल क्या कैरेक्टर समझाना चाहते थे हम आगे बताएंगे। तो बाकी के जो कंटेम्पोररीज साइंटिस्ट थे नहीं जो है कन्विंस हुए। मेंडल खुद भी एनर्जेटिक नहीं थे, थोड़ा डरे हुए थे, थोड़ा फट्टू टाइप के थे, फील कर रहे थे, थोड़ा इनको डर लग रहा था। मेंडल हिमसेल्फ was not convinced, मेंडल हिमसेल्फ was not sure। जो इन्होंने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट करके पॉस्टुलेट, प्रिंसिपल्स, थियोरीज, एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन रखा, ये अपने ही पॉस्टुलेट, प्रिंसिपल, थियोरीज, डिस्क्रिप्शन ओवर द पी प्लांट को लेके कन्विंस या सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि साइंटिस्ट नागेली के कहने पर मेंडल ने दो अदर एक्सपेरिमेंटल प्लांट लिया। एक था जो है हॉकवीड और दूसरा था लबलब बीन्स। जब मेंडल ने सेम एक्सपेरिमेंट हॉकवीड और लबलब बीन्स पर किया तो उसका रिजल्ट पी प्लांट के रिजल्ट से हटके था। उस रीजन था जिसकी वजह से मेंडल को उनके समय पर रिकॉग्निशन नहीं मिला। मेंशन किया जाए, और आप देखिएगा यहां पर कम्युनिकेशन फैसिलिटी was poor in his time. There was very less circulation. There was very less circulation of annual proceeding of natural science society in which his work was published। दूसरा लिए मेंडल used statistical tools and mathematical logics in his experiment not accepted by biologists। In his time world was robbed by Darwin's theory of evolution and his book Origin of Species 1859। So no one gave attention to his work। ठीक है, बात आगे रखते हैं इरेज करके। आगे पॉइंट मेंशन करते हैं मेंडल्स थियरी ऑफ फैक्टर, जिसको आजकल हम जीन नाम देते हैं। फैक्टर इज डिस्क्रीट यूनिट। फैक्टर्स present in pair called allele। unblending of allele या paired factors and factor is stable
factor is stable unit of inheritance ठीक है, are not accepted by contemporary scientists due to apparent presence of continuous variation। ये मेंडल ने जो कुछ भी बोला, फैक्टर होता है, डिस्क्रीट यूनिट होता है, फैक्टर दो ही फॉर्म में प्रेजेंट होता है, फैक्टर जो है पेयर में प्रेजेंट होता है, ब्लेंड या मिक्स नहीं होता है, स्टेबल होता है, अनचेंज्ड रहता है। इसके थ्रू हम डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन समझा सकते हैं। आगे मैं जो है हाईलाइट करूंगा जब एक्सपेरिमेंट की बातें करूंगा। बट कंटिन्यूअस वेरिएशन कैसे समझाओगे, कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट ने उंगली उठाया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। he himself was not sure या convinced by his principles as he later on worked on hawkweed जिसका साइंटिफिक नेम है हाइरार्सियम एंड लबलब बीन्स। ठीक है, कहीं कहीं पर जो है एक और नाम लेते हैं, राजमा का भी नाम लेते हैं, बट राजमा का मेंशन ज्यादा हमने नहीं देखा। राजमा एंड डज नॉट गेट सेम रिजल्ट्स एज ऑफ पी प्लांट। तो इनको डर था कि मैं जो है जो बातें बताने वाला हूं पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करके, वो मैंने खुद दूसरे एक्सपेरिमेंट के वहां पर अप्लाई नहीं हो रहा है, तो सामने वाला क्या सोचेगा, क्या बोलेगा। ठीक है, तो ये रीजंस थे जिसकी वजह से मेंडल को रिकॉग्निशन नहीं मिला। क्लियर है, तो हमने मेंडल के बारे में बातें की, मेंडल क्यों नहीं रिकॉग्निशन मिला पता चल गया। अब मेंडल को रिकॉग्निशन मिलने के पीछे रीजन, मेंडल को रिकॉग्निशन नहीं मिला, मेंडल को किसी ने भाव नहीं दिया, तो मेंडल के बारे में हमें पता कैसे है, किसी ने हमें बताया। वो कौन है, रीडिस्कवर्ड मैनर में बातें करते हैं। इरेज करता हूं, बात आगे रखता हूं, थोड़ा सुनिएगा। मेंडल्स वर्क remain unnoticed and unrecognized या non-recognized till 34 years from publication। 1866 लिया जाए और till 16 years from his death। दोनों लैंग्वेज याद करके रखिएगा, किसी भी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डेथ हुआ था 1884 में। ठीक है, अब हेडिंग ले रहा हूं यहां पर, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। बात सुनिएगा, देखिए इधर मैंने बोला इन 1900 3 independent scientists rediscovered his work and published his work on his name to honor him। देखिएगा प्लीज, मैंने यहां पर मेंशन किया
पहले साइंटिस्ट का नाम है कार्ल कॉरेंस, ये जर्मन साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जर्मन साइंटिस्ट है, जर्मनी के साइंटिस्ट है। कार्ल कॉरेंस वर्कड ऑन, कार्ल कॉरेंस वर्कड ऑन, नीड योर अटेंशन प्लीज, जो है कार्ल कॉरेंस, थोड़ा माइंड से जा रहा है, जस्ट अ मिनट। अच्छा, इस पे बाद में आ जाएंगे। ह्यूगो डेवरीज, ह्यूगो डेवरीज ये हॉलैंड के साइंटिस्ट थे। ही वर्कड ऑन इवनिंग प्रिमरोज, जिसका साइंटिफिक नेम है ओइनोथेरा लैमार्कियाना। ही वर्कड ऑन मेज, कार्ल कॉरेंस, ठीक है। और तीसरा है साइंटिस्ट का नाम एरिक वॉन शेरमैक, बड़े मुश्किल से इनके स्पेलिंग याद हो रहे हैं, खतरनाक नाम है, सेसेनेक। ये इन्हीं के कंट्री के थे, ऑस्ट्रिया, ठीक है। एंड ही वर्कड ऑन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो कार्ल कॉरेंस मेज पर काम किया, जर्मनी के थे। ह्यूगो डे व्रीज ने हॉलैंड कंट्री से थे, ये इवनिंग प्रिमरोज पर काम किया। ह्यूगो डे व्रीज से रिलेटेड बहुत सारी बातें, बहुत ज्यादा बातें होंगी म्यूटेशन थियरी के नाम पर, एवोल्यूशन चैप्टर में, जूलॉजी में, 12th स्टैंडर्ड में बहुत सारी बातें होने वाली है, ठीक है। तो जो है इवन ये प्लांट एक्सपेरिमेंटल मटेरियल भी वहां, तो ह्यूगो डे व्रीज सबसे ज्यादा फेमस है। म्यूटेशन थियरी ऑफ एवोल्यूशन आगे आएगा, और है एरिक वॉन शेरमैक सेसेनेक, ठीक है। तो ये तीन साइंटिस्ट ने रीडिस्कवर किया, और इसमें से ये कार्ल कॉरेंस कुछ ज्यादा ही लकी थे। कार्ल कॉरेंस इवन गॉट अ पेपर ऑफ मेंडल्स, अ पेपर ऑफ मेंडल्स, ठीक है, एंड get it published in journal, नाम था फ्लोरा, 1901 में। एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन में जो कुछ भी लिखा, उसमें से इनको एक पेपर भी मिला, या जो है एनुअल प्रीसीडिंग ऑफ नेचुरल साइंस सोसाइटी में जो पब्लिश हुआ, उसमें से कार्ल कॉरेंस को एक पेपर मिला। उस पेपर को इन्होंने पब्लिश करवाया 1901 में एक जर्नल में, नाम था फ्लोरा, ठीक है। और एक बात, मेंडल के फेल होने का एक और रिकॉग्निशन ना मिलने का एक और रीजन, जो जर्नल में इनका काम पब्लिश हुआ था वो जर्मन लैंग्वेज में था। एनुअल प्रीसीडिंग ऑफ नेचुरल साइंस सोसाइटी में इनका वर्क पब्लिश हुआ था, वो भी जर्मन लैंग्वेज में। तो बहुत सारे लोग तो नहीं समझ पाए, ठीक है। बेटसन और पुन्नेट का भी नाम आगे बहुत ज्यादा लिया जाएगा। बेटसन और पुन्नेट जो 1900 के बाद वाले साइंटिस्ट है, इन्होंने भी अलग अलग प्लांट और एनिमल पर काम किया और पाया कि मेंडल ने जो कुछ भी बोला वो सही बोला, इसलिए इनको जो है रीडिस्कवरी के बाद फेमस या रिकॉग्निशन इन तीनों साइंटिस्ट ने दिलवाया, ठीक है। इरेज करते हैं, लिख लेते हैं यहां पर थोड़ा सा। इवन बेटसन एंड पुन्नेट, even Bateson and Punnett who performed hybridization experiments on different plants and animals found that Mendel's principles and
postulates are right या are correct। ठीक है, तो रीडिस्कवरी के लैंग्वेज में हम आगे बात करने वाले हैं। हाँ, मेंशन एक कर लेते हैं, पॉइंट याद आया, नॉन रिकॉग्निशन से रिलेटेड। नॉन रिकॉग्निशन के लैंग्वेज में मेंडल्स वर्क was published, Mendel's work was published in German language, in annual proceedings of Natural Science Society। जर्मन लैंग्वेज में था तो बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आया। ठीक है, तो हमने प्री मेंडेलियन इनहेरिटेंस की बातें की, मेंडेलियन इनहेरिटेंस स्टार्ट कर दिया है, मेंडल का लाइफ हिस्ट्री समझ लिया, कहां पर प्लान जो है काम किया, कौन से प्लान पर काम किया, कितने साल काम किया, कब से लेके कब तक काम किया, सारे जो है डेटा आपको याद रखने हैं। कब मरे, कितने साल मरने के बाद, कितने साल पब्लिश होने के बाद इनका काम अनरिकॉग्नाइज्ड रहा, सारे डेटा याद रखना है। रीडिस्कवर 3 डिफरेंट साइंटिस्ट ने किया, कार्ल लॉरेंस लकी थे, इन्होंने मेंडल का एक पेपर भी इनको मिला जिसको उन्होंने पब्लिश करवाया 1901 में। और रीडिस्कवरी कब हुआ? 1900 में। बाकी के साइंटिस्ट को भी मेंडल का वर्क, मेंडल का काम, एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन राइट लगा जब अदर साइंटिस्ट, मेंडल के बाद वाले साइंटिस्ट ने अलग अलग प्लांट और एनिमल पर काम किया। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। कोई भी छोटा मोटा खोटा रीजनेबल लॉजिकल डाउट हो इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। फिलहाल के लिए, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।